हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका, योर केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। बच्चों, आपके सीबीएसई ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 सेशन 2022 एंड 23। और जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है इट इज़ ऑन 28 ऑफ फेब। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टेंशन होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और किस चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर में ज़्यादा स्कोरिंग है, किस चैप्टर में कम स्कोरिंग है। मींस आपको वेटेज भी थोड़ा सा ध्यान देके स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक स्टडी से ही आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों सीबीएसई ने पहले ही सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए थे फॉर योर क्लास 12 एग्जामिनेशन, सारे ही सब्जेक्ट्स के कर दिए थे। यहाँ पर हम देखेंगे एनालिसिस, एक छोटा सा आपके सैम्पल पेपर किसका, केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें कि आपको ये एटलीस्ट नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मींस 2 मार्क्स 1 मार्क्स का एक वेटेज आपको पता चल जाएगा एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो चीज़ भी हम देखेंगे। देखो, इस वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है, हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव मार्क्स इन केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो बच्चों आपको पता है केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली अगर देखा जाए तो बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कंफर्टेबल होता है, उसको पता होता है कि हाँ भाई ये थोड़ी सी रटने वाली चीज़ है, तो रट के और बच्चा चला जाता है और मार्क्स आ भी जाते हैं। रही बात फिज़िकल के पार्ट की, तो शायद 1-2 फॉर्मूला याद रह जाते हैं तो बच्चा वो भी कर लेता है। अब मेजर बात आती है ऑर्गेनिक की कि मैम हमें तो रिएक्शंस याद ही नहीं होती हैं, हमें तो मैकेनिज़्म ही नहीं आता है। अगर एग्ज़ाम में हमें सबस्ट्रेट रिएजेंट दे दिए जाएंगे तो हमको नहीं पता किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बच्चों को ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा फोबिया होता है। और बच्चों इस बार जो सीबीएसई ने किया है थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है बच्चों के लिए, थोड़ी सी मुश्किल उन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने जो डिडक्शन किया है वो इनऑर्गेनिक के पार्ट का किया है और फिजिकल के पार्ट का किया है। जैसे पहले आपका सॉलिड स्टेट आता था फिजिकल केमिस्ट्री में, आपका सरफेस केमिस्ट्री आ जाता था, बट अब उन्होंने क्या कर दिया, वो पार्ट को हटा दिया है। ठीक है, अब देखा जाए आपके फिजिकल केमिस्ट्री से तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही आपका आ रहा है और काइनेटिक्स आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर था, लेंदी भी था, स्कोरिंग भी था, बट उन्होंने वो भी डिडक्ट कर दिया है। अब इनऑर्गेनिक में सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही आ रहा है। ठीक है, तो अब बचता है जो भी पार्ट, अब जो भी पार्ट बचता है वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है आपका ऑर्गेनिक का। तो देखा जाए हमने फिजिकल में शायद एक चैप्टर यहाँ मिस कर दिया, वो है सोल्यूशंस। हाँ, सोल्यूशंस भी है फिजिकल में। तो अब जो बचे हुए 5 चैप्टर्स हैं, चाहे वो हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स हो, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, चाहे आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमीन्स हो या फिर बायोमॉलिक्यूल्स हो, 5 चैप्टर ऑर्गेनिक से हैं। तो अब कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाए कि आप 90% एंड अबव मार्क्स लाएं। और देखो आपको स्कोरिंग हाई बोर्ड्स में इसलिए भी रखनी है क्योंकि जेई है, उसका 75% का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा चलता ही आया ऑन एंड ऑफ, बट आपको नहीं पता अगले साल क्या क्राइटेरिया होगा। तो हमें एक इफ एंड बट का सिचुएशन नहीं छोड़ना है, हमें अच्छे मार्क्स ही स्कोर करने हैं। एटलीस्ट वी हैव टू स्कोर मोर देन 75% टू बी एलिजिबल फॉर योर गुड IITs। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ग्लिम्स लेते हैं जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज का। तो अगर आप देखोगे कि जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ऑर्गेनिक का, वो ये रहा, दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक पार्ट, जो जनरली बच्चा ये सोचता है कि यार ऑर्गेनिक तो मुझसे नहीं हो पाएगी। तो एक चीज़ ध्यान देंगे ये कि अगर हम पूरी ऑर्गेनिक को छोड़ दें और इस चैप्टर को उठा लें, बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, हर साल फिक्स क्वेश्चंस ही बनते हैं इस चैप्टर से। जैसे अगर देखा जाए आपने ग्लूकोज अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपने ग्लूकोज अच्छे से पढ़ लिया, आपने DNA RNA अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका आराम से 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर लिया, आपने प्रोटीन्स वाला पार्ट भी पढ़ लिया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, एज सच आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हैं तो आपका पूरा का पूरा, हम बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वाले जो 7 मार्क्स हैं हमारे सिक्योर हो गए फ्रॉम योर ऑर्गेनिक पार्ट।
क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स है प्योरली हम बोल सकते हैं रटने वाला ही है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हैं तो आप यहाँ से आसानी से नंबर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो हमारी सॉल्व हो गई। अब बचते हैं ये 4 चैप्टर्स। अब देखो 4 चैप्टर्स में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका वेटेज देखो जरा। जो आपका सैम्पल पेपर है ना, उसका ही एनालिसिस है ये। 9 मार्क्स का है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी कैसी बनाओ कि जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शन हैं, उनको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। और एक और चीज़, जो आपका हीरो रिएक्शन है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब एक भी साल क्वेश्चन छूटा नहीं है, हर साल क्वेश्चन आता है, वो है फ्रॉम योर एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। एल्डोल से और कैनिजारो से हर साल शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट आप देखोगे ना तो 3-3 नंबर तक पूछा गया है आपकी कैनिजारो और एल्डोल से। तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अगर वो खुद 9 नंबर का है, 70 नंबर का पेपर है, 9 नंबर का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्यों ना 2-3 दिन इसी चैप्टर को दे दिए जाएं और इसी की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाए, तो ये वाला जो चैप्टर है आसानी से आपसे बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स एंड अमाइंस। अब अमाइंस में देखेंगे, जैसे लास्ट ईयर तो उन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट हटा ही दिया था, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें आसान हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार पूरा चैप्टर ही आ रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट भी आ रहा है। तो अमाइंस में आपको क्या करना है, मैं कुछ रिएक्शंस के नेम बता देती हूँ। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बताएं कार्बिलमीन टेस्ट, ठीक है, कार्बिलमीन टेस्ट हर साल, आइडोफॉर्म टेस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट हर साल पूछा जाता है। तो जितने भी आपके जो नेम्ड रिएक्शन हैं, ठीक है, जितने भी आपके नेम्ड रिएजेंट्स हैं, सबको अच्छे से रट लो। अगर नहीं आता है मैकेनिज्म पार्ट, अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो दी बेस्ट है। अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्पेसिफिक स्टडी करनी है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हर साल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, हर सीधा रिएजेंट ही पूछ लेते हैं कि भाई आपको रिएजेंट दे दिया जाएगा, उसका नाम ही पूछ लेंगे सीधा एमसीक्यू पार्ट में, तो वहाँ से एक नंबर तो सीधा ही पक्का। और देखो अमाइंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आई है, वो ये है कि उन्होंने 3 एमसीक्यू पूछे हैं यहाँ से। 3 एमसीक्यू का मतलब समझ रहे हो कि एमसीक्यू में तो आपको 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन हैं, आप देख के ही पहचान लोगे। और बोर्ड्स के एमसीक्यू तो आईटी नीट लेवल के तो होते नहीं हैं, नॉर्मल होते हैं। जैसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ही पूछ लिया। अब भाई नॉमेनक्लेचर तो नहीं छोड़ना है, नॉमेनक्लेचर तो आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ से सीधा रिएजेंट ही पूछ लेंगे, आइडोफेम टेस्ट ही पूछ लेंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा। तो कुछ चीज़ें तो बेसिक है, जहाँ नाम आ जाता है वो चीज़ें तो आपको याद कर ही लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में ध्यान देंगे विटिग रिएक्शन, वुड्स विटिग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस हैं। अच्छे से याद कर लो, इनमें से एक हर साल पूछ ली जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेलोजन एक्सचेंज के दोनों रिएक्शन, चाहे फिंकलस्टीन हो चाहे स्वार्ट्स हो, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ से क्वेश्चन एक पैटर्न में देखा गया है कि क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ना पूछ के एलिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन आप देखेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे कि यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन पांचों क्या, चारों में अगर एक कॉमन चीज़ देखी जाए तो आपकी जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं सबको रट लो। जितनी नेम्ड रिएक्शंस है सबको रट लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बता ही दिया है, एल्डोल कैनिजारो अच्छे से पढ़ लो। अमाइंस में हॉफमैन डिग्रेडेशन और आपका कार्बिलमीन टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, ये सारे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अब देखो और एक कॉमन चीज़ तीनों में निकल कर आती है, वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से पढ़ लेना। कुछ नहीं तो अगर चारों चैप्टर से मिला लिया जाए,
चारों चैप्टर से मिला ले जाए तो आपके 2 नंबर का IUPAC बन जाता है। 2 नंबर का IUPAC हर बार आ जाता है, हर बार ही आता है और हर बार आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया जो आपका बोलते हैं ना एक डरावना पार्ट है ऑर्गेनिक का। और इत्तेफाक से या फिर हम बैड लक बोल लें कि 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, बाकी 3 चैप्टर फिजिकल से हैं और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक से हैं। जनरली तो बच्चा इनऑर्गेनिक मेजर होता है तो उसको सॉल्व करके और नंबर ले आता है, बट ऑर्गेनिक है। अब उन्होंने सिलेबस इस तरीके से दे दिया है तो हमें डील तो करनी है, हम बैक ऑफ तो नहीं कर सकते। सो लेट्स डील विद दिस चैप्टर्स। और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप देखेंगे इन चैप्टर्स से जो इम्पॉर्टेंट PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको और भी बेटर आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन CBSE में पूछे जाते हैं और किन सारे टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उसके लिए मैं एक चैप्टर वाइज डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे आपके हर एक चैप्टर के, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, VBT से क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, मैग्नेटिक नेचर पूछता है, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर वो पूछेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। VBT अच्छे से पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ से देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आपका 7 नंबर का चैप्टर है और 7 नंबर में से 4 नंबर का तो उससे VBT ही आता है, ठीक है। और बचा हुआ एक क्वेश्चन आता है, वो पता कहाँ से आता है? वो आता है या तो वर्नर से या तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। या तो वर्नर से आएगा या तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, मतलब फिक्स है। 4 नंबर का VBT आता है और आपका 3 नंबर में या तो वर्नर्स प्लस CFT आ जाएगा या फिर ओनली वर्नर या फिर ओनली CFT बनता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना और कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ठीक है। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपके लेंथेनॉइड्स की बात कर लेते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। लेंथेनॉइड्स का हम बात करें, अगर लेंथेनॉइड्स अपने 3+ स्टेट में है तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद कर लेना। फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेटियम जाने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इन इट्स ट्राइएटॉमिक स्टेट, हम बोल सकते हैं 3+ स्टेट, क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, उसका रीज़न पढ़ लेना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना, ठीक है। ये ट्रेंड ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। रिएक्शंस तो नहीं पूछते हैं वो, पर आपसे हर बार ये चीज़ ज़रूर पूछ लेते हैं कि भाई क्या ट्रेंड है आपके आयनिक रेडियस का। क्लियर है चीज़? इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें F ब्लॉक एलिमेंट से, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी क्वेश्चन बनता है। कहाँ से क्वेश्चन बनता है? ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जैसे अगर हम बात करें आपके लेंथेनॉइड सीरीज़ की बात कर लें, सीरियम टू लुटेटियम, किसकी बात करें? सीरियम टू लुटेटियम। वैसे तो अगर लेंथेनॉइड्स में देखें तो एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, बट +3 के अलावा जैसे सीरियम है +4 शो करता है, यटर्बियम है +2 शो करता है, टर्बियम है +4 शो करता है, यूरोपियम है +2 शो करता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, रीज़न तो वैसे एक ही है, ले दे के, या तो वो अपने कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में जा रहे होते हैं, या तो कंप्लीटली एम्प्टी स्टेट में, या तो हाफ फिल्ड स्टेट में जा रहे होते हैं। तो ये ज़रूर पूछा जाता है लेंथेनॉइड से। ये क्वेश्चन हर बार बनता है कि बात पूछी जाती है आपसे कि वाई सीरियम एग्जिस्ट इन 4+ स्टेट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन +3 स्टेट, एज इट इज़ अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर योर लेंथेनॉइड्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछ लिया जाता है? लेंथेनॉइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आता है, आयनिक रेडियस के ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, और एक टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये श्योर शॉट है कि इन 3 टॉपिक के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। लेंथेनॉइड सीरीज से कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं, वेरिएंस क्यों है, आयनिक रेडियस का ट्रेंड पूछते हैं और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अदर देन दैट कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है और K2Cr2O7 है, उनकी रिएक्शंस अगर आपको याद हो जाती हैं तो दी बेस्ट है, और नहीं होती हैं तो दिमाग मत लगाना, यहाँ से एक ग्राफ याद कर लेना। एक ग्राफ याद कर लेना जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो Cu2+ के केस में
ठीक है। जैसे हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर के लिए पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाता है, उस ग्राफ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर वो ग्राफ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो डी ब्लॉक में वो चीज़ याद रखेंगे और आराम से इस चैप्टर से आप 7 नंबर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं काइनेटिक्स की। ठीक है, तो काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल आएगा और हमेशा 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 आपसे काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछा गया है न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है और हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ पूछी जाएगी तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, और जो मेन न्यूमेरिकल है चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में हो चाहे रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हो, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन तो फिक्स हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका एक्टिवेशन एनर्जी से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका भी ले दे के एक ही ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ नहीं सॉरी एक ही फॉर्मूला है, वो याद कर लेना, वहाँ से न्यूमेरिकल बन जाएगा। बाकी एवरेज रेट आपको निकालना आता होगा और ऑर्डर से क्वेश्चन बनता है। देखेंगे जैसे काइनेटिक्स में ऑब्जेक्टिव काफ़ी पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव काफ़ी पूछे गए हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे रेट कांस्टेंट का आपको यूनिट दे दिया, अब उससे पूछेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। ठीक है, तो आप एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेना जो रेट कांस्टेंट के लिए बताया जाता है, जिससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कि अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट गिवन है तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी पढ़ लेना, बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है, आराम से पढ़ सकते हो। एवरेज रेट सबको लिखना आता होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ही पूछ लेता है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में एक चीज़ ध्यान रखना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं होता है, कई बार बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं एवरेज रेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी के बीच का डिफरेंस आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ के केस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों की ही याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो चैप्टर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ओवरऑल 8 मार्क्स का है। नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ठीक है, और अगर देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो फ्यूल सेल वाला पार्ट है ना आपका, फ्यूल सेल हो गया, बैटरीज हो गई, कोरोजन हो गया, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो सेल्स की नॉर्मल जनरल रिएक्शंस आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। डेनियल सेल तो अच्छे से घोट के पी लो, सीधा बोल देता है स्टेट डेनियल सेल एंड ड्रॉ द रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें वो बता देता है, मतलब पूछ लेता है। तो आपको डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए प्रॉपर से। ठीक है, और डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में जो भी एनोड कैथोड के रिस्पेक्ट में रिएक्शंस हो रही हैं वो भी आपको आनी चाहिए। डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको अच्छे से ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं प्रोडक्ट कुछ और बनने वाला था बट कुछ और बन जाता है। ठीक है, लास्ट आता है आपका सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। डायरेक्ट आता है स्टेट हेनरीज लॉ और डायरेक्टली बोल देते हैं स्टेट राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ टिप पर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, कि आपको अभी भी बोल दिया जाए तो आप कॉपी में उसे लिख दोगे। भाई जो रटने वाली चीज़ें हैं तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है, वो चीज़ तो रटनी ही रटनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल हो गया या ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए, उनमें तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट डेफिनेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो तो हमें याद होनी ही चाहिए। तो स्टेट हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 ही हैं ले देके, तो अच्छे से पढ़ लेंगे। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, तो इनके फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है, मतलब डिसोसिएटिंग एसोसिएटिंग है आपका
जो भी सल्यूट लिया है, तो उस केस में क्या करना है, वेंटो फैक्टर यूज़ करना है। अगर नहीं है डिसोसिएटिंग एसोसिएटिंग, तो उस केस में वेंटो फैक्टर यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जनरल बेसिक चीज़ें अगर आपने थोड़े भी ध्यान से पढ़ी हैं तो आप आसानी से 90% एंड अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो बच्चों, अगर देखा जाए फोकस तरीके से जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लो, बहुत ही रट्टाफिकेशन चैप्टर है, ठीक है। फिर मेरा कहना होगा, पर्सनली मैं बोलूँगी अमाइंस छोटा चैप्टर है, इसको भी पढ़ लो, ठीक है। फिर इसके बाद चलो सॉल्यूशंस पढ़ लो, ठीक है। फिर पढ़ो काइनेटिक्स, फिर क्या पढ़ोगे, काइनेटिक्स पढ़ोगे, फिर जाओगे कोऑर्डिनेशन पे, नहीं कोऑर्डिनेशन नहीं, पहले डी एंड एफ पढ़ोगे क्योंकि दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। पहले डी एंड एफ पे चलेंगे, फिर आपके कोऑर्डिनेशन पे चलेंगे, फिर आपको किस पे जाना है, फिर आपको जाना है यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे। फिर लास्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रो कर लेना, 8 नंबर का है। फिर चले जाना हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स पे, लास्ट में कर लेना अल्कोहल फेनॉल ईथर। चैप्टर बड़ा है पर मार्क्स कम है, ठीक है। वैसे तो सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, पर वेटेज वाइज देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर वेटेज में है, फिर आता है आपका इलेक्ट्रो, और फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे आपका बायोमॉलिक्यूल्स है 7 नंबर का है, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी अब इस एनालिसिस के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको एक बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी जहाँ से शॉर्ट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके बोर्ड्स में ऑल्टरनेट ईयर्स में, तो वो चीज़ें हम देख लेंगे। और इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। पास्ट जितने भी हम लेटेस्ट 5 ईयर्स ले सकते हैं, और उनके जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेटिव बेसिस पर आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। कुछ लेंदी होंगे तो 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, और कुछ शॉर्ट होंगे तो उनको एक ही पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजाइज वे में पढ़ना है, आपको स्पेसिफिक जो नेम्ड रिएक्शंस वगैरह हैं उनको एक पेज में लिख लेना है, आपके जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको एक पेज में लिख लेना है। जैसे अगर आपको KMnO4 दे दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे आपको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दे दिया जाए तो वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इस तरीके से, ठीक है। जैसे NaBH4 है, अब सबको पता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया वो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स का रिडक्शन नहीं करता, और उसमें भी एक एक्सेप्शन केस बनता है जो असाइल क्लोराइड है उसका रिडक्शन कर देता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि जैसे LiLH4 है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजनेशन आप कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक अगर आपको याद रखनी है तो आपको सारे रिएजेंट्स, सारे सबस्ट्रेट्स इस तरीके से लिख लेने हैं एक पेज में, अपने बेड रूम या फिर हम बोल सकते हैं आपके स्टडी टेबल उसके सामने लगा लो, उठते बैठते खाते पीते एक बार उसको देखते रहो, और जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उनको बाई हार्ट कर लो, उनके रिएजेंट्स उनके सबस्ट्रेट बाई हार्ट कर लो, वहाँ से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अगर देखा जाए ये जो पार्ट है आपका 6, 6, 6, 18 और 9, ये क्या है 27 मार्क्स। 27 मार्क्स में से 7 नंबर तो आपके नेम्ड रिएक्शन से ही बन जाएंगे, 2-3 नंबर नॉमेनक्लेचर से बन जाएंगे, ठीक है। तो एक मेजर पार्ट तो वैसे ही कवर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखना वो डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि आपको थोड़ी हेल्प मिले कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं और कैसे अपने मार्क्स इन्हांस करने हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।